बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तलबात, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ को बखूबी परफॉर्म कर रहे होंगे। आज अनाटमी के हवाले से हम अपने अनाटमी को हमने आलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। अनाटमी सेक्शन हमारा, जिसमें हमने 3 चैप्टर में हमने अपनी अनाटमी को डिवाइड किया हुआ है, वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें सबसे पहले हमारी ब्रांचेस हैं। सबसे पहले चैप्टर में इंट्रोडक्शन ऑफ अनाटमी है और सेकंड चैप्टर में एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ठीक है, और थर्ड चैप्टर में हमारी सरफेस अनाटमी है। तो हमने इन तीनों चैप्टर्स को बखूबी बड़े अच्छे आसान अंदाज के साथ हमने इनको पढ़ा, इनको हमने कंप्लीट किया अपने लेक्चर्स में। तो उसमें मेरा नहीं ख्याल अब इसमें हमारे पास कोई कन्फ्यूजन वाली चीज़ है जिसमें हमें कोई अंडरस्टैंडिंग ना हो। हमने क्योंकि ये अपने रेगुलर लेक्चर्स में भी ये जो पोर्शन है हमने उसको कोई 2 से 3 मरतबा रिवाइज़ किया था अनाटमी के हवाले से। तो अब भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ा उसको रेगुलर लेके और बड़ा डिटेल में आपको बताने की कोशिश की है। तो मैं तो यही उम्मीद करूँगा कि आप उससे आपने इस वक्त को कीमती जाना होगा और आपने इससे अपनी अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग्स ली होंगी, आपने इससे फ़ायदा हासिल किया होगा। यकीन माने ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ख़ास तौर पर अनाटमी के हवाले से, कि हमने स्लाइड्स में आपको पिक्चर्स ऐड करके, आपको स्ट्रक्चर्स दिखा के, शायद सारी ज़िंदगी हमें ज़बानी कलाम बताते हुए ना पता चलता कि ह्यूमरस कहाँ है, फिबुला कहाँ है, टिबिया अल्ना की क्या पोजीशनिंग है, किस तरह हम फ्लेंजिस को एलेबोरेट कर सकते हैं। तो हमने इसको ये आपके साथ जो प्रेजेंटेशंस के सिलसिले के थ्रू आपको बताया कि कौन सा पोर्शन किस हवाले से किस तरह एलेबोरेटेड है। मतलब सरफेस अनाटमी को हमने बड़े अच्छी तरीके से इसके साथ हमने टच किया। तो मेरा मकसद ये है कि आज हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, अपनी फिज़ोलॉजी की तरफ। तो मैं चाह रहा था कि हम फिज़ोलॉजी की तरफ जाने से पहले जस्ट एक दफ़ा एक रिकॉल दे दें, आपको जस्ट बता दें कि हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में उसमें हमने क्या क्या देखा है। हमने अपनी एनाटॉमी देखें, आपने अपने फर्स्ट पोर्शन में किसी एक चीज़ को भी आपने लाइट नहीं लेना। लाइट लेने से मुराद ये है कि आपने उसको इजी नहीं लेना। उसकी वजह ये है कि आपका ये पोर्शन थोड़े से सिलेबस में ज़्यादा मार्क्स कंटेनिंग पोर्शन है। तो आप कोशिश करें कि इस पोर्शन को इतना अच्छे तरीके से कवर करें, इतने अच्छे तरीके से इसको तैयार करें ताकि आपको अगले पोर्शन में इतनी ज़्यादा एफर्ट ना लगानी पड़े। देखें, एक पोर्शन है जिसमें आप 20 सफ़हात में से उतने मार्क्स ले रहे हैं, तो आपको उसके मुकाबले में 80 सफ़हात से मार्क्स लेना मुश्किल है आपके लिए। तो क्यों ना आप उन्हें 20 सफ़हात से ही अपना काम चला लें। तो देखें, 3 चैप्टर हैं, 3 चैप्टर और 12 चैप्टर, कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है ना। 4 गुना का फ़र्क है, ठीक है। 4 जैसे मल्टीप्लाई करें, 4 + 3 तो 12 चैप्टर बनते हैं। तो अनाटमी में आपके 3 चैप्टर हैं। तो इसमें जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि अनाटमी में हमने सबसे पहले अनाटमी की डेफिनेशन पढ़ी। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अनाटमी का जो आपका पोर्शन है, ये डेफिनेशन और पोर्शन आपके अभी जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हो उसमें भी लॉन्ग क्वेश्चन आया 7-8 नंबर का, ये डेफिनेशंस का। तो इसमें आप इसको मत समझें कि ये इन चीज़ों की हमें अंडरस्टैंडिंग है या ये चीज़ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। आपकी बुक में लिखी हुई एक एक वर्ड आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये पोर्शन तो आपके लिए ज़्यादा ही कोई इम्पोर्टेंस रखता है। अनाटमी की ब्रांचेस, ग्रास अनाटमी और रीजनल अनाटमी। इसी तरह ग्रास अनाटमी और रीजनल अनाटमी को हमने आगे आपकी हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी, देखें, ग्रास अनाटमी को हमने आगे डिवाइड कर दिया आपकी रीजनल और सिस्टेमिक अनाटमी में, और आपकी जो मेन 3 ब्रांचेस हैं, ग्रास, हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी, ग्रास अनाटमी को फर्दर डिवाइड करके रीजनल और सिस्टेमिक अनाटमी में डिवाइड किया गया, ठीक है। इसी तरह फिर हमने आपको कुछ स्मॉल ब्रांचेस जो मेगा ब्रांचेस में नहीं है लेकिन आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने सरफेस अनाटमी, रेडियोग्राफिक अनाटमी, अप्लाइड अनाटमी, फंक्शनल अनाटमी और कंपैरेटिव अनाटमी, जिसके साथ साथ सर्जिकल और टेराटोलॉजी पे हमने आपको डिस्कशन की। और इंतहाई इंपॉर्टेंट नोट, इम्पोर्टेंस ऑफ अनाटमी, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट नोट है। तो इसमें अनाटमी की जो इम्पोर्टेंस है उस पर हमने डिटेल में बात की
कि एनाटॉमी की इंपॉर्टेंस है क्यों, एनाटॉमी हम पढ़ते क्यों हैं, उसका हमें फ़ायदा ही क्या है। तो इसको अंडरस्टैंड करना, देखें अगर आपको एनाटॉमी का पता होगा तो आपको उसका फ़ायदा पता होगा। देखें अगर आप किसी शख्स का पता ही ना हो कि फ़लाँ शख्स कौन है, मेरा कज़न है, मेरा भाई है, मेरा चाचा है, मेरा मामा, तो आपको उसकी इंपॉर्टेंस का क्या पता होगा। इसी तरह अगर आपको एनाटॉमी का आइडिया ही नहीं है कि एनाटॉमी क्या चीज़ है, तो फिर आपको उसकी इंपॉर्टेंस का क्या आइडिया होगा। तो इस लिहाजा आपको पहले एनाटॉमी का पता होना चाहिए, उसकी ब्रांचेस का पता होना चाहिए, उसके एरिया का पता होना चाहिए, एनाटॉमी किस एरिया तक अपना उसका दायरा कार है, तो फिर आप उसकी इम्पोर्टेंस पे अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी टर्मिनोलॉजीज़ पे बात करें एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज़ में, तो हमने आपको आपकी एनाटॉमिकल पोजीशन जिसमें हमने स्पाइन और प्रोन पोजीशन के हवाले से आपको एलेबोरेट किया, ठीक है। हम आज इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन ही नहीं है इसकी डिटेल, ठीक है। हम जस्ट आपको रिकॉल दे रहे हैं कि हमने पढ़ा क्या है, हमने किया क्या एनाटॉमी में, ठीक है। इसी तरह एनाटॉमिकल टर्म्स फॉर डिस्क्राइबिंग प्लेन्स पे जब हमने बात की तो उसमें हमने प्लेन्स के हवाले से 5 प्लेन्स आपको बताई, ठीक है। इसमें हमने पिक्चर्स के साथ एक एक चीज़ आपको एलेबोरेट की। एक मीडियन प्लेन है, माइड प्लेन, मीडियन और माइड प्लेन है, पैरामीडियन और सैजिटल प्लेन है, ठीक है। फ्रंटल प्लेन और कोरोनल प्लेन है, इसकी तरह हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स प्लेन है, और इसके साथ साथ ओब्लिक प्लेन है। तो हमने ये 5 प्लेन्स में आपकी बॉडी को डिवाइड किया। तो जब हम नेक्स्ट पोजीशन के हवाले से टर्मिनोलॉजीज़ को हमने एलेबोरेट किया तो उसमें हमने आपको बताया एंटीरियर एंड पोस्टीरियर में हमने उसको एलेबोरेट किया, हमने आपको सुपीरियर और इन्फीरियर में एलेबोरेट किया, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल में आपको एलेबोरेट किया, ठीक है। सुपरफिशियल और डीप को हमने आपके साथ एक्सप्लेन किया कि हम किस चीज़ को सुपरफिशियल का नाम देते हैं और किसको डीप का नाम दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरह हमने मीडियल एंड लैटरल की तरफ हमने आपको मूव करवाया, एक्सटर्नल, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, फ्लेक्सर सरफेस, एक्सटेंसर सरफेस, ठीक है। किस तरह अपर और लोअर हमने उसको एलेबोरेट किया, अपर लिम्ब आपके और एंटीरियर पोस्टीरियर के हवाले से, पाल्मर और आपको प्लांटर के की डिफ्रेंशिएशन दी। इसी तरह आपके साथ हमने एनाटॉमिकल टर्म्स फॉर मसल्स की बात की, तो हमने उसमें आपको एलेबोरेट किया कि ओरिजिन, इंसर्शन, बेली और टेंडन को हमने किस तरह से एलेबोरेशन दी। तो इसके साथ साथ हमने एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज़ फॉर मूवमेंट्स पे भी बात की आपके साथ। तो उसमें हमने फ्लेक्शन और लेटरल फ्लेक्शन, एक्सटेंशन की बात की आपके साथ, अबडक्शन और एडक्शन को हमने डिस्कस किया, और रोटेशन, मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन की बात की। इसके साथ साथ हमने सर्कमडक्शन की बात की, ठीक है। और हमने इसको आगे बढ़ाते हुए प्रोनेशन और स्पाइनेशन की बात को हमने प्रोसीड किया। इसके साथ साथ हमने प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, इन्वर्जन और इवर्जन पे हमने अपनी बात को दोहराया। इसके साथ साथ एलिवेशन, डिप्रेशन, ये वो चीज़ें हैं। मेरा मकसद आपको एलेबोरेट करने का ये है कि हो सकता है कि आप इस वर्ड को देख के आप इसके अपने नोट्स खोल के देखें जी लेक्चर में या मैंने ये वर्ड देखा है, पढ़ा है, तो आप उसको ढूंढ के पढ़ने की कोशिश करें, तो हो सकता है आपका इससे आप कोई फ़ायदा हासिल कर सकें। अपोजिशन, रिपोजिशन, ठीक है, डॉर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन। इसी तरह इसके साथ साथ हमने टर्मिनोलॉजीज को लैटरली भी डिस्कस किया है, टर्म्स ऑफ लेटरलिटी, कौन सी लेटरलिटी के हवाले से भी हमने टर्म्स को डिस्क्राइब किया है। तो इसके साथ साथ अगर हम इसको अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं तो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 पे जब हम बात करते हैं तो सरफेस एनाटॉमी में हमने इसको डिस्कस किया, अपने सरफेस एनाटॉमी को, कि सरफेस एनाटॉमी क्या चीज़ है। तो सरफेस एनाटॉमी क्या है? सरफेस एनाटॉमी ऑब्जर्व करती है सरफेस को, किसकी, बॉडी की सरफेस को। इसका एम क्या है? विजुअलाइजेशन करती है माइंड को। तो हमने सरफेस एनाटॉमी को इसी तरह आगे लेके गए, हमने उसको स्कल, अपनी सरफेस को स्कल में के ज़ुमरे में लाए, और स्कल से हमने अपनी बॉडी फेशियल की तरफ लेके आए। 2 हिस्सों में इसको हमने क्रेनियल और फेशियल की उसमें कैटेगरी में हमने डिवाइड किया, और क्रेनियल और फेशियल बोन्स को हमने आपके साथ डिस्क्राइब किया, ठीक है। इसके बाद हमने वर्टिबल कॉलम, जो आपका बुनी पिलर है आपकी बॉडी में, आपकी बैक साइड पे, हमने उसको डिस्कस किया। हमने उसके 5 रीजन्स पे बात की, जिसमें हमारे पास सर्विकल, थोरेसिक, लंबर और सैक्रम और कॉक्सिक रीजन आ रहा है। इस तरह हमने उसकी वर्टिब्री पे बात की। उसकी वर्टिब्री पे हवाले से हमने बात की, उसमें बॉडी, आर्च और वर्टिबल आर्म और वर्टिबल आर्च और वर्टिबल फोरामेन की बात हमने की। इसी तरह हमने इसको आगे बढ़ाते हुए
हमने उसकी इंट्रोडक्शन पे बात की, आपके अपर लिम्ब की और आपके लोअर लिम्ब की। तो आपने उसके फंक्शन के हवाले से, उसके बोन के हवाले से, आपका ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस और मेटाकार्पस, फ्लंजिस किस तरह से आपको एलेबोरेट कर रही हैं। इस तरह उनके पार्ट्स पे बात की, आपके शोल्डर, आपके आर्म और फोर आर्म और आपका हैंड किस तरह आपके अपर लिम्ब को एलेबोरेट कर रहा है। इसी तरह आपके पेक्टोरल गर्डल की बात की है और उसके फंक्शंस के हवाले से बात की। इसके साथ साथ हमने चलाते हुए लोअर इंट्रोडक्शन पे बात की, हमने इसका आपके लोअर लिम्ब के वो इंट्रोड्यूस किया है। उसमें हमने आपको इस चीज़ का आइडिया दिया है कि आपका जो लोअर लिम्ब है वो किस तरह आपकी बॉडी को किस सपोर्ट करता है और किस तरह वॉकिंग में और रनिंग में फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है। हमने उनकी बोन्स पे बात की, फीमर, टिबिया, फेबुला, पेटिला, ठीक है। इसी तरह इसको साथ ले चलते हुए हमने आपके पास टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फ्लंजिस पे बात की, ठीक है। हमने इसी को आगे बढ़ाते हुए इसकी कंटिन्यूशन में हमने आपके लिम्स की थाई, लेग और पटीला पे बात की और हमने डिफ्रेंशिएट किया आपके अपर और लोअर लिम्ब को, किस तरह से हमने उनके पार्ट्स को एक दूसरे के साथ कंपैरिजन में हमने डिस्कस किया। हमने इसके साथ पेल्विक गर्डर पे बात की, हिप जॉइंट की बात की, ठीक है। उसके बाद आपको चेस्ट वॉल और चेस्ट कैविटी पे हमने बात की। साथ साथ हमने रीजन पे बात की, चेस्ट के जो रीजन्स हैं हमने उस पर बात की कि सुप्रा क्लेविकल, इंफ्रा क्लेविकल और मेमरी रीजन और इंफ्रा मेमरी रीजन्स में हमने अपनी बॉडी को, अपनी चेस्ट को किस तरह से एलेबोरेट किया। और इसके साथ साथ थोरेसिक वॉल पे बात हुई। थोरेसिक वॉल में हमारे पास थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक चेस्ट वॉल जो हमारी, इसमें हमने इसको एलेबोरेट किया। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम पे आ गए। रिस्पिरेटरी सिस्टम में हमने नॉस्ट्रल्स, नोज, फ्रेंक्स, लिरेंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस, लंग्स और आपके पास हमने उसको डिवाइड कर दिया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसमें हमने उसके फंक्शनिंग के हवाले से भी बात की। हमने इसके साथ साथ अपनी अब्डोमिनल वॉल, अब्डोमिनल कैविटी पे बात की, ठीक है। अब्डोमिनल हमारे एसेसरी और नेसेसरी ऑर्गन पे बात की। पेरिटोनियम को हमने डिस्कस किया और साथ साथ हमने अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम के एसेसरी और नेसेसरी ऑर्गन और हमने स्टोमिक की एनाटमी, स्टोमिक की लेयर्स और हमने उसकी ग्लैंड्स पे बात की। और इसको हमने आगे बढ़ाते हुए आपने सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस किया। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम की डेफिनेशन के बाद अपने सिस्टेमिक और पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम पे बात की, ठीक है। हमने अपने हार्ट और पेरिकार्डियम पे बात की, ठीक है। उसके बाद हमने चैम्बर के थ्रू आप लोगों को एलेबोरेट किया कि किस तरह से आपका राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं। हमने ब्लड वेसल्स को एलेबोरेट किया। ब्लड वेसल्स में हमारे पास आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स और वेंस पे हमारी डिस्कशन चलती रही। इसके साथ साथ हमने अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बात की। हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बात की। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास वाल्वा, हाइमन, लीबिया माइनर, लीबिया मेजर और ओवरीज पे बात हुई, ठीक है। आपका फ्लोपियन ट्यूब, आपकी यूट्रेक्स, सर्विक्स और वजाइना ब्रेस्ट, हमने इसके कंटेंट्स को एलेबोरेट किया। और मेल पे जब हम गए तो हमने टेस्टिस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरिथ्रा और पिनस पे बात की। तो इसी तरह हमने अपने यूरिनरी सिस्टम को भी एलेबोरेट किया। यूरिनरी सिस्टम में हमने बेसिकली किडनी, नेफ्रॉन, यूरिटर, ब्लैडर और यूरिथ्रा पे हमने अपनी डिस्कशन को प्रोसीड किया। ये सारा मैंने आपको 10-15 मिनट, 12 मिनट का ये एक आपको एक आइडिया सा दिया हमने किया क्या, हमने एनाटॉमी को किस तरह किया, ताकि हम आगे जा रहे हैं तो हम पीछे से कुछ अपना ये ना हो आगे चोट, पीछे आगे से हम आगे चलें, पीछे हमारी कोई डिस्कशन हो, हमें पीछे से कोई हमारी टचिंग ही ना हो, हमें पता ही ना हमने क्या पढ़ा क्या नहीं किया। तो आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पोर्शन के हवाले से, हमारी फिजियोलॉजी के हवाले से कि फिजियोलॉजी क्या चीज़ है। फिजियोलॉजी क्या चीज़ है? फिजियोलॉजी किस चीज़ की स्टडी है, किस फंक्शन की स्टडी है? फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। अगर हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं फिजियोलॉजी की, तो फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शन विद इन लिविंग क्रिएचर्स, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। कौन? फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है? ये एक ब्रांच है बायोलॉजी की जो डील करती है विद द फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ की एक्टिविटीज़ को और ऑफ लिविंग मैटर्स, जो लिविंग मैटर्स हैं, ज़िंदा रहने के जो मामलात हैं जिसमें ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज़ हैं और सेल हैं, उसकी डिस्कशन हो रही है। एंड ऑफ द फिज़िकल एंड केमिकल फिनोमिना इन्वॉल्व,
फिजिकल और केमिकल फिनोमिना जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं वो आपकी फिजियोलॉजी में इन्वॉल्व हो रही हैं, ये सारी चीज़ें। तो एक पूरा कंसेप्ट है कि फिजियोलॉजी किसी एक चीज़ का नाम नहीं है, फिजियोलॉजी किसी एक चीज़ की स्टडी नहीं है, ये पूरी स्टडी है फंक्शंस की, आपकी एक्टिविटीज़, आपकी बॉडी की, लिविंग बॉडी की, आपके ऑर्गन्स, आपके टिश्यूज़, ठीक है, आपके फिजिकल और केमिकल फिनोमिनाज की स्टडी है, ठीक है। इस सारे सिनेरियो को हम क्या नाम देते हैं, हम फिजियोलॉजी का नाम देते हैं, क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी। तो अगर हम इसको देखते हैं कि फिजियोलॉजी में देखें नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, एनर्जी आपकी, रीनल सिस्टम, ड्रग्स, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियो, देखें पूरी बॉडी आपकी इसमें घूम रही है, ठीक है। आपको ये पिक्चर एलेबोरेट कर रही है किस तरह फिजियोलॉजी का रोल आपकी, देखें किसी एक सिस्टम, किसी एक चीज़, किसी एक बॉडी के साथ नहीं है, आपकी पूरी बॉडी के साथ फिजियोलॉजी का रोल है। आपकी पूरी बॉडी फिजियोलॉजी में अपना अच्छा खासा किरदार अदा कर रही है। इसकी मतलब आपकी बॉडी में फिजियोलॉजी जो है मतलब मेन आपकी बॉडी की फंक्शनिंग है, इसकी इंपॉर्टेंस है आपकी बॉडी में। अगर खुदा न खास्ता आपकी बॉडी की किसी फंक्शन, किसी हिस्से के फंक्शन में कोई मसला आता है तो बॉडी के सारे मामलात में मसला आ जाता है। तो इसलिए बॉडी का कहते हैं ना फिज़िकली बॉडी का एक्टिव फिट होना बहुत ज़रूरी है। तो फिज़िकली से मुराद आपकी फिजियोलॉजी कंसिडर की जा रही है कि फिजियोलॉजी आपकी फंक्शन जो आपकी बॉडी परफॉर्म करती है, आपके बॉडी सिस्टम्स परफॉर्म करते हैं, उसकी स्टडीज़ हैं। तो बेसिकली हमने भी बात की थी बायोलॉजी क्या है। अगर आपको बताता चलो मैं आपको लोगों को आइडिया तो होगा बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी बेसिकली स्टडी है किस चीज़ की, स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ लाइफ। अगर हम देखें अभी मैं बात कर रहा था फिजियोलॉजी के हवाले से कि फिजियोलॉजी क्या चीज़ है, तो आप देख रहे हैं कि आपकी फंक्शंस में जब आप कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसमें किस तरह से आपका एंडोक्राइन, आपका रिप्रोडक्टिव, आपका इम्यून, आपका यूरिनरी और आपका इंटेग्रोमेट्री सिस्टम, कौन सा, इंटेग्रोमेट्री सिस्टम, और इस तरह आपका नर्वस, आपका मस्कुलोस्केलेटल, सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम किस तरह से एक्टिव हो रहे हैं आपकी बॉडी में और किस तरह से ये अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं आपकी फिजियोलॉजी के हवाले से। अगर फिजिकली आप, क्योंकि आपकी बॉडी की ये सिस्टम्स हैं, तो देखा जाए तो बेसिकली फिजियोलॉजी क्या चीज़ है। अभी हम बात कर रहे थे फिजियोलॉजी इज स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट्स कंपोनेंट पार्ट्स इंक्लूडिंग ऑल केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस। ऑल केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस इसमें इंक्लूड हो रहा है। जो फील्ड है फिजियोलॉजी की उसमें आप रेंजेस फ्राम सिंपल वायरल फिजियोलॉजी, बैक्टीरियल फिजियोलॉजी, सेलुलर फिजियोलॉजी टू द मोस्ट कम्प्लेक्स ह्यूमन फिजियोलॉजी। बैक्टीरिया की फिजियोलॉजी, वायरस की फिजियोलॉजी, ठीक है जी, और उसके बाद आपके पास सेलुलर फिजियोलॉजी, उसके साथ साथ हम ह्यूमन की फिजियोलॉजी की तरफ लेके बात को जा रहे हैं। तो इसमें हम इंट्रोडक्शन पे जब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी पे, द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैकेनिज्म द ह्यूमन बॉडी दैट मेक इट अ लिविंग बीइंग, ठीक है, द फैक्ट दैट वी रिमेन अलाइव इन द रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल हंगर मेक्स अस सीक फूड, सेंसेशन ऑफ कूल मेक अस लुक फॉर वार्मथ। देखें आपकी भूख आपको खुराक की तलाश की तरफ लेके जाती है, ठीक है। द फैक्ट दैट वी रिमेन अलाइव, ये हकीकत जो हम जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, जो किसका रिज़ल्ट है, कम्प्लेक्स सिस्टम का रिज़ल्ट है, ठीक है। आपको सर्दी का अगर आपको सेंस आ रही है तो आप हमेशा गर्म की तरफ दौड़ते हैं। सर्दी के मौसम में हम देखते हैं जून ठंड लगती है हम गर्म कपड़ा गर्म चीज़ों पर पहन लेते हैं। आजकल भी हम देख सकते हैं एयर कंडीशंस में अगर किसी ऐसे इन्वायरमेंट में हम हैं जहाँ कूलिंग ज़्यादा है, हम टेम्परेचर हमारी बॉडी का फ़ौरन हम वार्म की तरफ जाते हैं। तो ये फिजियोलॉजी है, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसी को ह्यूमन फिजियोलॉजी का नाम दिया गया है, ठीक है। तो इससे बड़ी इसकी कोई एलेबोरेशन नहीं है, ठीक है। तो हम जब बात करते हैं फिजियोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस डीलिंग विद द नॉर्मल लाइफ फिनोमिना एग्जिबिटेड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि क्या है बायोलॉजिकल साइंस जो डील कर रही है किसके साथ, नॉर्मल लिविंग फिनोमिना के साथ, एग्जिबिट बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ह्यूमन फिजियोलॉजी जब हम बात करते हैं, बेसिक साइंस इज डीलिंग विद नॉर्मल लाइफ फिनोमिना ऑफ द ह्यूमन बॉडी। क्या है, बेसिक साइंस इज डीलिंग विद द नॉर्मल लाइफ फिनोमिना ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो गोल क्या है फिजियोलॉजी की, एक्सप्लेन द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेशन
जो रिस्पॉन्सिबल हैं इस किसके लिए, ओरिजिन के, डेवलपमेंट के, प्रोग्रेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ के। तो ये क्या है, ये बेसिक इंपॉर्टेंट फिनोमिनाज हैं आपकी फिजियोलॉजी के हवाले से। तो अगर हम ब्रांचेस पे बात करते चलें कि फ़िज़ियोलॉजी की, ह्यूमन फिजियोलॉजी हम बात की, ये स्टडी किस चीज़ की है, फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। बेसिकली फिजियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स की स्टडी को फिजियोलॉजी का हम नाम देना चाहते हैं। तो इसके साथ साथ हमने जब सेल फिजियोलॉजी पे बात की, तो सेल फिजियोलॉजी क्या है, ये स्टडी है फंक्शन ऑफ लिविंग सेल की। लिविंग जो सेल है आपकी बॉडी का, देखें आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी का सबसे जो स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है वो आपकी बॉडी का सेल है, सबसे छोटा पार्ट है जो आम आंख से निकले, लेकिन उसमें भी अपने ऑर्गेनेल्स हैं। तो उसका जो सेल फिजियोलॉजी है, उसकी जो स्टडी है आपके लिविंग सेल की, उसको आप सेल फिजियोलॉजी बनाते हैं। स्पेशल फिजियोलॉजी जब हम बात करते हैं तो ये क्या की स्टडी है, फिजियोलॉजी ऑफ स्पेसिफिक आर्गन्स की, जो मखसूस आर्गन की स्टडी है, स्पेसिफिक आर्गन की, तो उसको क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी की वो स्टडी जिसमें हम मखसूस आर्गन की भी बात करते हैं, तो उसको हम स्पेशल फिजियोलॉजी का नाम करते हैं। मखसूस आर्गन से क्या मुराद है, आप हार्ट की फिजियोलॉजी को देख रहे हैं, ठीक है, आप लंग्स की फिजियोलॉजी को देख रहे हैं, वो आपके मखसूस आर्गन्स हैं, ठीक है। सेल में हमने बात की तो सेल को आप पूरे स्पेशल तो नहीं कर सकते ना, आपके एक एक आर्गन में पता नहीं कितने कितने सेल्स हैं, ठीक है। तो आप आर्गन पे जब बात, उसको स्पेशल फिजियोलॉजी कहते हैं। लेकिन सेल फिजियोलॉजी को आप किसी एक सेल पे जब हम डिस्कशन कर रहे हों, किसी एक सेल की हमारी बात चल रही हो, उसको आप सेल फिजियोलॉजी का नाम देते हैं। इस तरह हम सिस्टम फिजियोलॉजी की बात करते हैं। अगर हम किसी स्पेसिफिक सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम देखें सिस्टम क्या है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखें लंग सिस्टम नहीं है, लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसमें लंग्स आ रहे हैं, जिसमें नॉस्ट्रल्स, फ्रेंक्स, लेंग्स आप कंसिडर करें, ठीक है। सिस्टम इज़ अ समहाउ ब्रॉडर टर्म देन द ऑर्गन। ऑर्गन एक चीज़ है, ऑर्गन के साथ और काफ़ी सारी चीज़ें मिलके एक सिस्टम बनाती हैं। लेकिन अगर देखें ये चीज़ आप मिक्स कर रही है ना, स्पेशल फिजियोलॉजी और सिस्टम फिजियोलॉजी। स्पेशल फिजियोलॉजी में हम स्पेसिफिक ऑर्गन की स्टडी करते हैं, लेकिन सिस्टमेटिक सिस्टम फिजियोलॉजी में हम स्पेसिफिक सिस्टम को डिस्कस करते हैं। तो ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम, जिसमें देखें अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, उसमें लंग्स की बात भी होगी, नॉस्ट्रल्स की होगी, नोज़ की होगी, फ्रेंक्स की होगी, ट्रैकिया की होगी। तो इसी तरह अगर हम बात करते हैं आर्गन की, उसमें सिर्फ हम लंग्स की बात करेंगे, हार्ट की बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम कार्डियक सिस्टम पे आते हैं तो हम उसमें सिस्टम पे जब बात करेंगे, हम हार्ट की बात भी करेंगे, हम ब्लड वेसल्स की बात भी करेंगे, हम ब्लड की बात भी करेंगे। तो ये इस तरह से हम इन चीज़ों को एलेबोरेट कर सकते हैं। साथ साथ पैथोलॉजी क्या है, इज़ द स्टडी ऑफ द इफ़ेक्ट ऑफ डिजीज़ ऑन ऑर्गन सिस्टम। आपके ऑर्गन सिस्टम पे डिजीज़ का जो इफ़ेक्ट है उसको क्या कहते हैं, पैथोलॉजी का नाम देते हैं। साथ साथ होमोस्टेसिस क्या है, होमोस्टेसिस डिफाइंड अ मेंटेनेंस ऑफ रिलेटिवली स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट। क्या है, ये मेंटेनेंस है, मेंटेन करता है रिलेटिवली स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट, स्टेबल करता है आपके इंटरनल इन्वायरमेंट को। जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है बेसिकली ये साइंटिफिक स्टडी है किसकी, नॉर्मल बॉडी फंक्शन की। ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या है, ये साइंटिफिक स्टडी है, साइंस की तालीम है आपकी नॉर्मल बॉडी, आम बॉडी के फंक्शंस की। जो साइंसदान है अप्लाई करता है द साइंटिफिक मेथड to learn the cause and effect mechanism of how cells, tissues and organs and body system work when they are in healthy state। कि आपका जो साइंसदान आज का वो इसकी वजह और इसका इफ़ेक्ट मालूम करना चाहता है, मैकेनिज़्म मालूम करना चाहता है कि किस तरह आपके सेल, आपका टिशू, आपके ऑर्गन और आपकी बॉडी एक सिस्टम में काम कर रहे हैं जिस वक्त वो हेल्थी हैं। ये अंडरस्टैंडिंग है फिजियोलॉजी प्रोसेस की, और मैकेनिज़्म क्या है, बेसिक हेल्थ प्रोफेशंस की, ठीक है। फिजियोलॉजी की जो स्टडी है इसके वेरियस लेवल्स है। आप सिलेबस में फिजियोलॉजी देखें, ये कोई आम चीज़ तो नहीं है ना, ये कोई छोटी मोटी उसमें हम डिस्कशन तो नहीं ला रहे। फिजियोलॉजी में तो पूरा हमारा सिनेरियो डिस्कस किया जा रहा है। तो हमने इसमें एक चीज़ देखना है कि किस तरह आपके सेल, आपकी बॉडी, आपके ऑर्गन्स किस तरह से आपके एक पूरे सिस्टम के थ्रू, एक पूरे स्केच के थ्रू, एक पूरी बॉडी के थ्रू आपस में उनकी वर्किंग परफॉर्म हो रही है। तो आपकी ये जैसे हम बात कर रहे थे कि आपका जो फिजियोलॉजी है ये स्टडी होती है मुख्तलिफ लेवल्स में, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो हमने आपके जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है आपकी ह्यूमन बॉडी का, तो ये आपके सामने ओपन है। सेल मिलके
टिश्यू मिल के ऑर्गन मिल के सिस्टम, ऑर्गन मिल सिस्टम मिल के ऑर्गेनिज्म। तो हम अगर इसको एलेबोरेट करें, आपके सेल, आपका सेल कंटेनिंग ऑर्गेनली है, उसमें देखें आपके माइटोकॉन्ड्रिया गाल्जी बॉडीज़ हैं, आपके सेल मिलके आपके टिश्यूज़ बना रहे हैं। देखें आप देख रहे हैं आपके स्किन के जो पोर्शंस हैं, टिश्यूज़ को हमने एलेबोरेट किया भी है और इंशाल्लाह हम फिजियोलॉजी में इसको देखेंगे भी सही। आपके सेल मिलके टिश्यू मिलके आपके ऑर्गन बना रहे हैं। ऑर्गन, आपका दिल एक ऑर्गन है, आपका लंग एक आपका ऑर्गन है, ठीक है। इसी तरह आपके पास ऑर्गन सिस्टम है, आपके पास ऑर्गन सिस्टम बन रहा है और ऑर्गन सिस्टम के बाद आप एक ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं। और आप क्या बन रहे हैं? आप एक ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं। तो ऑर्गेनिज्म क्या है? आप पूरी एक लिविंग बॉडी। ऑर्गेनिज्म क्या है? ये है 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ इसमें आपके कंसिडर किए जा रहे हैं, किसमें? आपके ऑर्गेनिज्म में। तो इस तरह से ये आपका एक पूरा चार्ट बनता है आपकी बॉडी का। तो इसको हम अगर थोड़ा सा इस तरह से करें कि एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड मिलके ऑर्गेनेली बनाता है, ऑर्गेनेली मिलके सेल बनाता है, सेल मिलके टिश्यू बनाता है, टिश्यू मिलके ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम मिलके ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो ये कुछ इस तरह से एक चार्ट है, एक सिनेरियो है कि जिसमें हम इसको हम एलेबोरेट कर सकते हैं कि किस तरह से हम आपको और आपकी इसकी फिजियोलॉजी की फंक्शनिंग को कि हम अपनी बॉडी में परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ तक हमने अपनी फिजियोलॉजी का आज इसमें हमने इसकी ब्रांचेस और इसकी जस्ट हमने लेवल पे बात की है कि किस तरह आपका सेल, आपके टिश्यू, आपका ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म मिल के वर्किंग करें। कल हम इस पर भी बात करेंगे कि सेल क्या चीज़ है, टिश्यू क्या है, ऑर्गन सिस्टम और आपके ऑर्गेनिज्म पे बात करेंगे और एक छोटी सी समरी आपको डिस्कस करेंगे। इसमें एक पूरा हम चार्ट एलेबोरेट करेंगे किस तरह आपकी बॉडी, आपके बॉडी पार्ट्स इसमें फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहे हैं। तो बच्चे कोशिश करें कि आप लोग मेहनत करें, ठीक है, इस चीज़ का फ़ायदा हासिल करें। अगर आप लोग मेहनत नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है इस एफर्ट करने का। तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ आप लोग कोशिश करेंगे, अपनी मगज़मारी करेंगे, आप अंडरस्टैंडिंग लेंगे और फिर भी कहीं समझ नहीं आएगी तो मुझसे पूछेंगे, पर्सनली मुझे टेक्स्ट करके पूछेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जो मैं एडवाइस कर रहा हूँ उस पर अमल करेंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। गुड लक।